हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, तो अगर आपने वो सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नहीं अटेम्प्ट करे तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम टोटल 30 क्वेश्चन को करेंगे और ये हमारे टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा टेस्ट रहेगा तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कम करूँगी, और क्योंकि एक्सप्लेन वाले जो वीडियो हैं वो आपके ट्यूसडे को आते हैं। इससे पहले भी आपके बहुत सारे सेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और प्लस थ्योरी वाले आपको मैं सारे करवा चुकी हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक या फिर ज्ञान की सीमा। क्या राइट आंसर होगा? सबसे पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम का पठार का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हमारा अधिगम चल रहा है, हमारे सीखने की प्रक्रिया चल रही है और उसमें रुकावट आ जाए, ये कह सकते हैं रुकावट को हम कि ना तो उसमें वृद्धि हो रही है ना तो हमारी कमी हो रही है। एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि हमारी वृद्धि चल रही है और वृद्धि चल रही है, अब उसमें रुकावट आ गई तो हमने क्या, अब हमें एक समानन उसी स्थिति में हमारी बनी हुई है, तो इसका मतलब कि अधिगम का पठार बन जाता है। तो क्या राइट आंसर होगा? यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय को जो असहयोग है ये अधिगम का पठार का कारण नहीं होगा। अगर ज्ञान की सीमा हो जाती है, यानी हमें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, तो अधिगम का पठार रुकावट आ जाएगी। शारीरिक हमारी क्षमता कुछ ऐसी चीज़, हमें बीमारी हो गई या कुछ हमारी चोट लग गई, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। प्रेरणा इसी में हो सकता है हमें मोटिवेशन ना मिल रहा हो, तो हमारे या हमारे खुद के अंदर प्रेरणा ना उत्पन्न हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हम ना पढ़ें। लेकिन विद्यालय का अगर सहयोग है, यानी कि विद्यालय हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे की पढ़ाई जो रुक जाए, उसके जो उसके माता पिता हैं अपने दोस्तों से या बच्चा स्वयं भी चीज़ें सीख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो यह कथन किनके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, या फिर स्किनर, या फिर ऑप्शन डी के क्रॉनबैक। तो क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन फिर से दूसरी बार रिपीट हो रहा है ये सेट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको ऐसे कथनों से रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको ट्रिक से बहुत ही ईजिली आपको सिखा दिया था, जो कि जितने लोग वो देख चुके होंगे तो बहुत आसानी से इसको जान गए क्या इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी गेट्स व अन्य ने कहा था। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, वृद्धि का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण से संबंधित? ये परीक्षण क्या किसके मापन के लिए होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बुद्धि के मापन का होता है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है फ्राइड ने, युंग ने, मन ने, या फिर ऑलपोर्ट ने। क्या राइट आंसर होगा अंतर्मुखी और व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी युंग ने अंतर्मुखी और व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों का वर्गीकरण किया था। इसने बताया था कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है 2 प्रकार से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व। तो क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का? देख लीजिए सारे ऑप्शन एक बार फिर से। तो राइट आंसर आपका नॉर्मली हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको समझ में भी आ रहा है? चारों ऑप्शन से अगर आप देखें कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होता है हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास, हमारे जितने भी विकास से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप सारे वीडियोस देख लेंगे देन आप ये टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई में क्या कमी है और आपने अभी तक क्या चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो आपके ऑप्शन है कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। क्या राइट आंसर होगा हमारे शारीरिक विकास से संबंधित? चार ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ लीजिए।
हमारे शारीरिक विकास से संबंधित वो ऑप्शन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनियमित विकास का नियम। अब देखिए ऐसा क्यों है? जो हमारा विकास होता है ये नियमित नहीं होता, विकास हमारा अनियमित होता है, क्रमबद्ध होता है। तो मतलब एक निरंतर विकास होता है, क्रमबद्ध विकास होता है, लेकिन अनियमित, यानी कि कभी विकास की गति जो होती है कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जैसे शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, वहीं बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ी मंद पड़ जाती है, लेकिन वही फिर आगे चल के किशोरावस्था में विकास की गति बढ़ जाती है। तो आपको ये आपका अनियमित विकास का नियम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और फिर से एक विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपके ऑप्शन क्या? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि विकास का निरंतर होना, विकास का परस्पर संबंध और समान प्रतिमान, ये सारे विकास से संबंधित सिद्धांत हैं और आप ये जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए फिर से एक कथन का क्वेश्चन आ गया और ये कथन भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, तब बहुत आसानी से अगर ट्रिक आपको याद होगी तो आपने देखते ही इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। क्वेश्चन आपका कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया? गैसल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, या फिर डगलस और हॉलिन ने? क्या राइट आंसर होगा? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? कोई भी चीज़ जो प्रकट कब होगी? अगर हम उसका लॉक खोल ताला खोलते हो, ताला यानी लॉक किसके पास है? वो तो है हर लॉक के पास। तो प्रकट होगी कब? जब हम लॉक खोल देंगे। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेबर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने? ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार रिपीट करके बता चुकी हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो कि हमारे संवेग से संबंधित होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर से एक और आपका कथन आ जाता है, ये भी मैंने इंक्लूड किया था। तो राइट क्वेश्चन क्या है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है, या फिर मैकडूगल का है? तो क्या राइट आंसर था? मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपको? डम्बल। और डम्बल से आपको क्या याद आता है? डम्बल से आपको याद आता है डम्बल। डम्बल क्या? जो कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जिम में जो सारे होते हैं अपनी बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हम किस पर ध्यान दें? जब भी बॉडी बिल्डर जो होता है तो जब भी वो डंबल उठाता है तो बहुत ही ध्यान देता है, अवधान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डंबल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक से रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो भी आपके चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें थॉर्नडाइक का हर चीज़ मैंने आपको समझाई, उसके व्यक्तित्व के प्रकार, थॉर्नडाइक का जितने भी उसके पर्सनल जो उसके बारे में था, उसके सभी नियम, ये सब कुछ बताया है। तो राइट आंसर क्या होगा उसके मुख्य नियमों में से? मुख्य नियमों में इसका जो है ऑप्शन सी, बहु अनुक्रिया का नियम है। देखिए थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम बताए थे, प्राथमिक नियम और दूसरा द्वितीयक या गौड़ नियम। प्राथमिक नियम में उसने अभ्यास का नियम बताया था, प्रभाव का नियम बताया था और तत्परता का नियम बताया था, जबकि गौड़ के नियम में उसने 5 अन्य नियम, जिसमें से एक बहु अनुक्रिया का नियम था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या फिर ऑप्शन डी कि चित्रांकन परीक्षण। क्या राइट आंसर होगा? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया है? देखिए इसकी मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी अभी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस जलोटा नाम है ना। तो एस जलोटा यानी एस से, और एस से का मतलब हो गया, आप याद कर लीजिए, सिंपल यानी साधारण। तो एस का मतलब सिंपल, और सिंपल क्या होता है? साधारण। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थॉर्नडाइक, स्टर्न, स्पीयरमैन, या फिर वर्नन?
क्या राइट आंसर होगा 13 का? ये भी आपको पढ़ाया हुआ है बुद्धि का फर्स्ट पार्ट आ चुका है और उसका सेकेंड पार्ट आपको पता होगा कल आएगा, क्योंकि कल मैं आपके थ्योरी का पार्ट करवाती हूँ CDP में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बुद्धि के द्विकार सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया था, सभी को याद होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कि क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन सी है सीखने का उद्दीपक अंकित सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी देखिए, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव ने दिया है। या फिर ऑप्शन डी कि सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका सही नहीं है? तो क्या राइट आंसर के इनमें से 3 ऑप्शन, जो 3 सिद्धांत है वो उनके मनोविज्ञान से सही है, लेकिन एक सिद्धांत जो है वो संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा क्या? सारे ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सीखने का समग्र सिद्धांत जो है हल से संबंधित नहीं है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गॉल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। यानी निम्न में से किसे सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? ये भी आपका बताया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गॉल्टन मनोवैज्ञानिक है, इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। साथ ही स्वतंत्र शब्द साहचर्य जो परीक्षण होता है, इसके जनक भी हमारे गॉल्टन ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी सबसे पहले वीडियो को जाकर लाइक करिए, फिर आप आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़ते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? आपके ऑप्शन है क्रेशमर, युंग, कैनन या फिर स्प्रेंजर। यानी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का? हो सकता है आज आपको बहुत नए क्वेश्चंस मिल रहे हो। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो क्रेशमर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अभी आपको युंग के बारे में बताया था। युंग ने क्या बताया? युंग ने बताया था कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है और हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, जबकि क्रेशमर ने ग्रंथियों के आधार पर बताया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोलम्ब्रुस का है, ड्रेवल का है, डिहॉन का या फिर क्रो एंड क्रो का है? तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? ये क्वेश्चन भी आपको उसमें करवाया था। ये कथन सृजनात्मकता, कोई बालक सृजनात्मक कब माना जाता है? आपको क्या ट्रिक बताई थी? अगर वह क्रो की आवाज़ निकालता है ना। सृजनात्मकता से संबंधित क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी क्रो एंड क्रो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन से बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? देखिए, आपकी सभी अवस्था, यानी कि आपकी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी से रिलेटेड आपके चैनल पे एवर लर्निंग पॉइंट पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही थ्योरी के अलावा मैंने आपको इससे रिलेटेड अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आप सारे देख लीजिएगा। सिर्फ आपको सुनना नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि आप देख लीजिए, आपको देखना भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो पूर्व किशोरावस्था होती है। अगर आपको ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था मिलता तो आप उसको टिक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सीखने का वक्र होता है, वो सीखने का पठार होता है, स्मृति होता है या फिर अवधान होता है। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझाई थी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जब कोई वृद्धि ना हो, जो हमारा सीखने की जो प्रक्रिया वो रुक जाए, थम जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे सीखने का पठार बोलते हैं। नहीं, स्टेप से बन जाती है हमारे, तो उसे सीखने का पठार बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में एक ही बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र है। आप देखिए चारों ऑप्शन जो आप पढ़ लीजिए ध्यान से। बुद्धि लब्धि का इनमें से कौन सा सूत्र जो है अब सही होगा? ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए, थोड़ी मिस्टेक्स दी हुई हैं। हो सकता है आप जल्दबाजी में गलत ऑप्शन चूज कर लें। आपने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे होता है 100।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या फिर गेस्टाल्ट ने? तो क्या राइट आंसर होगा? सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा 21 का? तो याद होगा थॉर्नडाइक वाले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 की सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं कितने? 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं या विपरीत में से कोई भी नहीं? तो क्या राइट आंसर होगा? टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में? आपको बताया था टोटल हमारे गुणसूत्र होते हैं 46। साइंस वाली क्लास जो कि आपके हर संडे को होती है, उसमें मैंने आपको बताया था 46। अगर जोड़े में बोला जाए तो बोलेंगे 23 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 46 संख्या में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि क्वेश्चन 23 में कहा जा रहा है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से? तो क्या राइट आंसर होगा? कोहलर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, तो वो किससे संबंधित था? क्या राइट आंसर होगा? ये तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कोहलर ने जो अपना सूझ का सिद्धांत दिया था वो जो था वो अधिगम से संबंधित था, विकास, व्यक्तित्व या प्रेरणा से संबंधित नहीं था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगॉर्टी ने या फिर स्किनर ने? क्या राइट आंसर होगा? सिद्धांतों से रिलेटेड भी 2 वीडियो चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं, जिसमें सारे सिद्धांत से प्रतिपादक और प्रसिद्ध प्रणालियाँ भी होती हैं, उन सभी के प्रतिपादक या जनक या फादर मैंने आपको बताए हुए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्किनर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शन सी है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर या स्किनर। ये भी आपको लास्ट जो आपके CDP की थ्योरी वाली क्लास होती है उसमें आपको बताया था कि तरल जो क्रिस्टलीय प्रतिमान दिया, ये कह सकते हैं बुद्धि का तरल सिद्धांत, क्रिस्टलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कैटल ने दिया था। कैटल ने क्या बोला था अपने तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के सिद्धांत में कि जो हमारी बुद्धि होती है 2 प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि, एक होती है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि कौन सी होती है? जो हमारे आनुवंशिक रूप से बुद्धि हमें प्राप्त है, और जो ठोस बुद्धि वो होती है जो हमें वातावरण से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। जितने भी लोग CDP का वीडियो डेली देखते हैं तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सभी लोग भी आपके साथ मिलकर, हम सभी मिलकर पढ़ाई कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 26 में है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए समझ में, अनुप्रयोग में, सृजनात्मकता में या फिर समस्या समाधान में। यानी चारों ऑप्शंस में से किस में जब हमें सुधार करना होता है तो हम किस प्रतिमान का प्रयोग करते हैं? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का। तो क्या राइट आंसर होगा 26 का? 26 का राइट आंसर होगा, यानी मानसिक उद्वेलन प्रतिमान संबंधित है ऑप्शन सी, यानी सृजनात्मकता से संबंधित हमारा मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का सिद्धांत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? समैचिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से? तो राइट आंसर क्या होगा 27 का? तो हमारे 27 का राइट आंसर क्या होगा? गोलमैन किससे संबंधित है? गोलमैन संबंधित है ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्न में से कौन से शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, जैव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये जो 4 सिद्धांत है वो किसी एक प्रकार से एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सिद्धांत जो है ऑड है, यानी कि भिन्न है। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का? तो भाई 28 का राइट आंसर क्या होगा? आपने चूज कर लिया होगा, पता चल गया होगा आपको। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है इन तीनों से भिन्न है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 29 में कि संज्ञानात्मक प्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ये संज्ञानात्मक जो हमारे जो ब्लू थे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो ब्लूम थे, इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक। तो इसके न्यूनतम स्तर क्या होगा? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण?
आपको याद होगा। इसके टोटल स्तर होते हैं क्या, कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे प्रयोग होते थे ना। तो इनमें से न्यूनतम का मतलब होता है जो पहला होगा वो न्यूनतम, और उच्च जो होगा जो उसका लास्ट। तो पहला कौन सा? पहला इसका है ज्ञान, और अंतिम अगर बोला जाता है तो अंतिम आपका कौन सा हो जाता है? अंतिम आपका हो जाता है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सारे आप नोट कर लीजिए। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और जिस किसी ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का? तो राइट आंसर क्या होगा? इसके हम बचपन में होते हैं, हम जो लड़के होते हैं या कोई लड़कियां भी कुछ भी मान लीजिए, तो साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर आगे जाके वो मोटर बाइक चलाने लगते हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा? ये किस अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा? अधिगम अंतरण क्या होता है? अधिगम अंतरण का मतलब होता है हम कभी कोई ऐसी चीज़ सीखें और हमें हमारी उस चीज़ का प्रयोग आगे चलकर हो जाए, तो वो जो होता है अधिगम का अंतरण, यानी अधिगम का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाना। तो यहाँ राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के वीडियो जो क्वेश्चन थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को जरूर आप दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, और कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ। ठीक है।